कि चंद झुर्रियां ही तो है तेरे चेहरे पर अभी। चंद झुर्रियां ही तो है तेरे चेहरे पर अभी। कभी आजमा कर देख ले, अभी जवानी गुजरी नहीं। कभी आजमा कर देख ले, अभी जवानी गुजरी नहीं। जी। कि सुने होंगे तुमने किससे इन दिल फेक आशिकों के। जी। सुने होंगे किससे इन दिल फेक आशिकों के। सलीखा सीख लो इश्क का, आशिकी अभी गुजरी नहीं। सलीखा सीख लो इश्क का, आशिकी अभी गुजरी नहीं। तो मेरा कहना ये है कि उम्र बढ़ने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, सोच से बूढ़ा होता है। सुना है कि गांव का लड़का जो हरियाणा के छोटे से गांव मंडाना से निकलकर कर्मभूमि बेंगलुरु में कदम रखता है, मगर उसके कलम की ताकत दिल तक पहुंचती है। मैं आज आपको उस आवारा से मिलाने जा रही हूँ जिसका नाम असल में अजय यादव है, जो व्यवसाय करता है लेकिन रूहानी कविताओं, गजलों, लेखों और सामाजिक सेवा में उतना ही सक्रिय है जितना कि व्यापार में। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार ज्योति जी, मेरी तरफ से एयर न्यूज के सभी श्रोताओं दर्शकों को अभिनंदन, अभिवादन। ठीक है। अजय जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। अजय जी जी। के बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। अजय जी के जीवन की कहानी कहाँ से शुरू हुई, वहां से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कंप्लीट हुई, उसके बारे में। मैं बताऊं, एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि मेरा जन्म जो है गांव में ही हुआ था, छोटा सा गांव में मंडाना, हरियाणा के राज्य में एक महेंद्रगढ़ जिला है, उसका एक होम टाउन है नारनौल। नारनौल के पास हरियाणा है और ये राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है। तो वहां मेरा जन्म हुआ था। और जन्म के समय मेरे फादर जो है आर्मी में थे पहले, अब तो नहीं रहे। तो जन्म के तुरंत बाद वो मुझे साथ में पूना ले गए थे। पूना में उनकी पोस्टिंग जी। थी। और मेरी शिक्षा जो है मूल रूप से केंद्रीय विद्यालय में हुई है, सेंट्रल स्कूल जिसे बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय। क्योंकि वो आर्मी में थे तो आर्मी के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एक फैसिलिटीज मिलती है कि उनकी फीस ज्यादा लगती नहीं है, उनको ट्रांसफरेबल जॉब में एडमिशन प्रॉब्लम नहीं होती है। तो केंद्रीय विद्यालय शायद लोगों को पता होगा कि ट्रांसफरेबल जॉब वालों के लिए ही होता है। तो मेरी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में हुई, प्रारंभिक शिक्षा। और हम्म। अब चूंकि वो ट्रांसफर होता रहता था तो कई जगह मैंने पढ़ाई करी है। मैंने बरेली में पढ़ाई की है, रुड़की में की है, अलवर में की है, रानीखेत में भी रहा हूँ मैं। तो मैंने प्लेन्स और पहाड़ी इलाका और समुद्र देखा हुआ है मैंने। कहते हैं ना कि जो किस्मत में भाग्य में लिखा होता है वही होता है। आप कुछ भी करें, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। इंसान सिर्फ एक कर्म कर सकता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रारब्ध जहाँ लेके जाएगा उसको आप रोक नहीं सकते। मेरे फादर चाहते थे मुझे आर्मी में अफसर बनाए, और मेरा हम्म। रुझान जरा व्यापार की तरफ था। तो ये कई कई बार इस बात को लेकर क्लैश भी होता था मेरे फादर से, मुझे झुंझलाहट होती थी, कहाँ मुझे अफसर बना रहे हैं, मुझे आर्मी पसंद नहीं है। और फादर बोलते थे कि तू व्यापार में, तेरे को पता तो है नहीं, दुनियादारी तेरे को आती नहीं है, तू क्या व्यापार करेगा, तो दुनिया तेरे को लूट के ले जाएगी, ऐसे बोलते थे। अब हर माँ बाप का रहता है, हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे भोले होते हैं। आप किसी भी माँ बाप से पूछ लीजिए, वो आपके बच्चों को बोलेंगे मेरा बच्चा तो दुनिया का सबसे भोला बच्चा है। तो वैसे ही मैं अपने पिता के लिए था। तो वो मुझे आर्मी अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरा रुझान नहीं था। चाहे इनिशियल स्टेज पर, चाहे अफसर के तौर पर, मेरा रुझान रहा ही नहीं कभी। मुझे आर्मी ने मतलब कभी अट्रैक्ट नहीं किया कि मुझे जाऊं आर्मी में। तो इस करके जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ तो मैंने फिर नौकरी भी वैसे ही की। मैंने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर जॉब शुरू की थी। और सेल्स एग्जीक्यूटिव जब आप काम करते हैं तो इसे काइंड ऑफ बिजनेस का तरीका ये हो गया, क्योंकि आप उसमें भी बेचते ही हैं फिर आप। तो जो बिजनेस का जो मूल सिद्धांत है बेचने का, वही इसमें था। और फिर मैंने बाद में इसी काम में फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया, अपना काम धंधा करने लगा मैं। तो इस तरह से मैं व्यापार में आ गया, जबकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं। मेरे परिवार में हम चार लोग थे। मैं, मेरी माँ, मेरी मदर जो है थोड़े सा मानसिक असंतुलन का शिकार थी उस समय। तो बचपन में परेशानी बहुत रही, क्योंकि मैं छोटा था, भाई बहन छोटे थे, और घर में इवन मेरी मदर इतनी असंतुलित थी मानसिक रूप से कि घर का काम भी वो नहीं कर पाती थी। तो वो सब से कुछ आप समझ लीजिए, घर की स्थिति ऐसी रही, कुछ जगह पर असंतुलन रहा, तो उबड़ खाबड़ बचपन निकल गया। और बाद में बड़े होकर जब मैं संतुलित हुआ तो मैंने अपना जॉब किया, फिर बाद में व्यापार शुरू कर दिया। और जॉब भाई आपने मेरा पहली बार कहाँ ज्वाइन किया। किया? एक लॉ पब्लिशिंग कंपनी है दिल्ली में, डीएलटी पब्लिकेशन के नाम से। तो उसमें हम्म। मैंने एज एग्जीक्यूटिव जॉब ज्वाइन किया मैंने। तो वो लोग जर्नल्स पब्लिश करते थे वकीलों के लिए। और बाद में मैंने अपना व्यापार भी फिर ये लॉ बुक्स को ही मैंने अपना व्यापार बनाया, लीगल जर्नल्स में, लीगल बुक्स में
मैं सप्लाई करता था वकीलों को, और तो अभी भी मैं आपकी जो वही कर रुचि रहा थी हूँ। वो लीगल में ज्यादा थी? नहीं, लीगल में नहीं थी, मेरे रुचि व्यापार में थी। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था कि मैं इसी चीज का व्यापार करूंगा। जैसे आमतौर पर अगर पारिवारिक व्यापार होता है, जैसे किसी का अगर मान लिया गारमेंट्स का काम है तो बच्चे गारमेंट्स के काम में चले जाते हैं, किसी का अगर कंस्ट्रक्शन का काम है तो कंस्ट्रक्शन चले जाते हैं। लेकिन मेरी जी। पृष्ठभूमि व्यापार से नहीं। अब चूंकि मेरी पृष्ठभूमि व्यापार से नहीं थी, तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यही व्यापार करना है। जब जॉब ज्वाइन किया तो मेरा वो लीगल फील्ड में आ गया, और फिर बाद में जब उसी में सीख लिया तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि इसमें क्या था, ट्रैवलिंग काम बहुत था, और मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए कहते हैं ना कि मुंह मांगी मुराद, बिजनेस का काम, सैलरी की सैलरी, और घूम भी रहा हूँ, नई नई जगह जा रहा हूँ, नई जगह देख रहा हूँ। और फिर वहाँ मेरी क्या आदत थी, जहीं कहीं भी जाता था तो वहाँ की जो हिस्टोरिक चीजें हैं, सिनेटिक चीजें हैं, या टूरिस्ट की इंटरेस्ट की जो चीजें हैं, या कल्चरल चीजें हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लोर करता था। और इसने मुझे बहुत, मेरे को ये कह सकते हैं, मेरे बौद्धिक विकास बहुत किया, क्योंकि मैं कई जगह गया, संस्कृत विभिन्न संस्कृतियों से मिला। लोग आमतौर पर क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो जाते हैं, अपना काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो सब जाकर वापस मत आइए। वहां जहाँ लोग जाते हैं, कोई वहाँ की अपनी संस्कृति होती है, वहाँ की एक एक लोकल एक पहचान होती है, वहाँ की एक खास खूबी होती है। आप जाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए कि उस जगह की खूबी क्या है, संस्कृति क्या है। तो मैं ऐसा करता था। मैं इसी कारण से मैं पूरे इंडिया के ज्यादातर हिस्से में घुमा हुआ हूँ। तो मैंने हर जगह उस संस्कृति को एक्सप्लोर किया है, उसको जिया भी है, उनके साथ मतलब कुछ समय बिताया है। वहाँ की जगहों को मैंने, वहाँ के हिस्ट्री को मैंने एक्सप्लोर किया है। ये मैं करता रहा हूँ। तो आप कहिए कि मेरे जॉब ने मेरे बौद्धिक विकास में भी, मेरी समझ को डेवलप करने में भी बहुत साथ दिया है। अच्छा, आपने कहा आपने बहुत सारे स्टेट में जाकर के एक्सप्लोर किया है, आपको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। तो किस स्टेट की हिस्ट्री को जानने में या एक्सप्लोर करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आया? देखिए, ऐसा हम किसी, मेरा विचार मानना है कि किसी भी संस्कृति की हम तुलना नहीं कर सकते। अगर हम राजस्थान जाते हैं, वहाँ की एक संस्कृति है, और काफी दृढ़ मतलब मजबूत संस्कृति है, क्योंकि टूरिज्म के हिसाब से राजस्थान बहुत पॉपुलर है। अगर आप पंजाब जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति अलग तरह की है। अगर आप साउथ में आ जाए, केरला, केरला की अपनी एक विशेषता है। अब आप केरल को राजस्थान से अगर तुलना करने लगेंगे तो मुझे लगता है वो तुलना बनती नहीं है। राजस्थान की अपनी पहचान है। तो मेरा क्या मानना है कि जिस संस्कृति की जो पहचान है, उसको उसी रूप में देखना चाहिए। अगर जैसे अगर आप ये लगा लीजिए, जैसे आप उड़ीसा चले जाते हैं, आप मानते हैं कि विकास के रूप में उड़ीसा इतना पिछड़ा हुआ है या बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन संस्कृति किसी की पिछड़ी हुई नहीं है। हर संस्कृति की अपनी खूबी है, हर संस्कृति की अपनी पहचान है। वैसे मुझे राजस्थान का कल्चर और केरला, साउथ में केरला मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। केरला में मैंने बहुत काम किया है। और केरला की आप ये कह सकते हैं कि बहुसांस्कृतिक प्रदेश है। इसका मैं आपको इसलिए मैं ज्यादा अट्रैक्ट होता हूँ कि हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में विभिन्न संस्कृतियां हैं। जैसे क्या, यहाँ हम्म। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं, सिख हैं, और हर धर्म की अपनी एक रीति रिवाज है। और आप देखेंगे कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो धार्मिक भेदभाव कहीं ना कहीं उजागर हो ही जाता है, जाति का भेदभाव भी उजागर हो जाता है। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य देखा मैंने, जहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर बराबर से हैं। लेकिन आप वहाँ ये पता नहीं लगा सकते कौन क्रिश्चियन है और कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। उनके अंदर इतनी ये कैसा है, समावेशिता विविधता है। केरल में आपने देखा होगा हर प्रदेश में जातीय और धार्मिक दंगों का और मतभेद का होना बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन केरल में ऐसा नहीं है। केरल में वहाँ आमतौर पर दंगे नहीं होते, भेदभाव नहीं होता। ये तो केरल मुझे काफी अट्रैक्ट करता है उसकी समावेशिता की खूबी के कारण। मुझे ये आपको किसी और प्रदेश में नहीं मिलेगी। मुझे ये मेरा विचार है, पता नहीं लोग दर्शक इस बारे में किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो जिस जलवायु में रहता है उसे अपनी जलवायु की जो जगह है वो बहुत पसंद आती है। मान लीजिए कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, तो हर इंसान को अपनी जगह अच्छी लगती है। लेकिन आपने बताया कि आप एक्सप्लोर कर रहे थे, आप वहाँ की जलवायु को, वहाँ के हिस्ट्री को, वहाँ के कल्चर को आप अपनी तरीके से समझ रहे थे। तो मैं वही पूछ रही थी कि कहाँ की हिस्ट्री, कहाँ का कल्चर आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। वो मेरा कहने का मतलब ये था। हिस्ट्री तो देखिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री अपने आप में इतनी विशाल है कि हम कैसे अपने बच्चों में डिवाइड करें। संस्कृति हमारी है, मैं उनमें भेद कैसे कर सकता हूँ। चलिए फिर हम आप पर हर आते हैं, आपकी स्टोरी पे आते जगह की हैं। खूबी, नहीं, हर जगह की स्टोरी हिस्ट्री की अपनी खूबी है। तुलना कैसे करूं, हर जगह की हिस्ट्री की अपनी खूबी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए तो हम आते हैं आपके सवाल पर। आपके नाम में अजय आवारा लगा है,
तो ये आवारा लगाने की वजह क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में बताइए। ये बड़ी अजीब सी चीज है कि लोग एक्चुअली इसमें दो तीन बातें हैं। लोग आवारा को एक बड़ा एक हल्का शब्द मान के चलते हैं, लेकिन आवारा का हम शाब्दिक अर्थ देखें, अगर उसका एक्सप्लोर करें, इसका विश्लेषण करें, तो आवारा के दो अर्थ निकलेंगे। एक तो आदमी लापरवाह होता है, जो कुछ करता नहीं है। और एक आवारा का अगर लिटरेचर का मीनिंग लगाया जाए, तो आवारा का मतलब होता है द पर्सन हु एक्सप्लोर। आवारा का मतलब क्या होता है? ये आपने राहुल संस्कृतन को सुना होगा, तो वो भी कहते थे कि आवारा गर्दी में वो बात है जो कि जिंदगी में कहीं और नहीं। क्योंकि उनको उनको घुमक्कड़ी की आदत थी, तो घूमते थे, एक्सप्लोर करते थे, तो वो भी एक आवारापन होता है। जब आवारापन का मतलब होता है आप घूमिए, देखिए। हम तो भी क्या कहते हैं, आप सुना होगा आपने, ये घूमता रहता है, ये आवारा आदमी है। तो घूमना ही आवारापन है। और जब आप घूमते हैं, अगर एक तो आप घूम कर आ गए और एक आपने एक्सप्लोर किया, तो एक्सप्लोर किया तो आपने उसमें एड ऑन कर दिया। और जब आप एड ऑन कर देते हैं, तो आप आवारापन के शब्द को सार्थक करते हैं। क्योंकि आवारा जो मतलब होता है कि जो आदमी एक तरह से खुले दिल का, मस्त, जहां गया वहीं का हो गया। मैंने भी वैसे ही मतलब किया, जहां आपके लिए गया वहीं की आवारा संस्कृति शब्द भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आवारगी में इंसान बेपरवाह रहता है, उसे किसी चीज से कोई मतलब हाँ। नहीं है, घूमो फिरो ऐश मौज करो, बस ये जिंदगी है। नहीं, ऐश मौज अलग चीज होती है। ऐश मौज जो है जिंदगी की एक तरह से अपमान जैसा बोल सकते हैं। लेकिन ऐश करना जो थोड़ा इसको हल्का वर्ड होगा, मौज करना अलग बात हो सकती है। क्योंकि जिंदगी में देखिए, जब आप जिंदगी जीते हैं, तो ऐसी किसी की जिंदगी नहीं है जिसकी जिंदगी परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई घटना ना घटी हो। तो आपको उसको सब साइड करके मौज से तो जीना है। क्योंकि जो आदमी मौज से जी सकता है, वही जिंदगी को समझ सकता है, वही जिंदगी को एंजॉय कर सकता है। और एक छोटी सी कहानी और थी, जब बात चल रही थी कि पेन नेम क्या रखा जाए, क्योंकि जैसे सबको रहता है कि पेन नेम रखा जाए, मुझे भी खुजली हुई कि भाई चलो पेन नेम रखना चाहिए एक। तो मैं सोचता था क्या नाम रखूं। सबने बड़े अच्छे अच्छे नाम रख रखे, बड़े सुंदर सुंदर नाम रख रखे थे। तो एक बार एक प्रोफेसर साहिबा है, उनके साथ बात कर रहा था कि लता जी बताइए पेन नेम क्या रखूं। तो बोलती है, अजय जी काम कीजिए, आप तो आपका तो घूमने का काम है। मैंने कहा हाँ, मेरा तो काम है, सड़कों पर आवारागर्दी करता मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है, फिर ये आवारा ही नाम रख लेते हैं। तो ये नाम इस तरह से आ गया था, मजाक मजाक में। और आवारा शब्द का जो अर्थ फिर मैंने जाकर विश्लेषण किया, तो आवारा शब्द का मतलब होता है जब दुनिया को आप दुनिया में घूमते हो, एक्सप्लोर करते हो, वो भी एक आवारापन होता है। जब आप जिंदगी को अपने तरीके से जीते हो। अगर आप जिंदगी अपने तरह से जी नहीं पाते, आवारापन से जिंदगी नहीं जी पाएंगे, तो आप जिंदगी को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब लापरवाही नहीं होता, इसका मतलब संजीदगी होता है। आज आपने आवारा शब्द को एक अलग ही मीनिंग दे दिया है, ताकि अगर किसी को कोई आवारा कह रहा है तो इसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं, आवारा गलत मीनिंग नहीं है, आवारा को सही लेकर के चलो तो उसका हाँ, मतलब भी मुझे सही मुझे होता है। कई लोग बोलते हैं कि आप अजय जी, आप ये आवारा नाम हटा दीजिए। मगर नहीं, ये जी। आवारा नाम कहीं नहीं, कि मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है। तो मैं खुश हूँ इस आवारा नाम पहली से। बार में तो हर कोई हंस देता होगा, अरे अजय आवारा ये कैसा नाम है। तो मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक एक किस्सा एक किस्सा है, हुआ है कि किसी ने मुझे कहीं पढ़ा मुझे। तो मैंने अजय आवारा लिखा, तो उन्होंने पढ़ा। तो उनको पता नहीं क्या, वो भी पत्रकार हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई अजय आवारा जी का इंटरव्यू करते हैं करके। तो उन्हें लगा कि अजय आवारा लिखा है तो कोई यंग आदमी होगा, मस्त आदमी, लापरवाह सा किस्म का आदमी, जैसे आवारा नाम से सुना। फिर जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तब देखा उन्होंने कि नहीं, ये तो यंग नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग ही है। तो बोले, आप में आवारा नाम की कोई चीज तो है नहीं। तो मैंने कहा ये आवारा का मीनिंग है। फिर मैंने उनको बताया था। तो ये भी एक घटना हुई समझ मेरे साथ। समझ मेरा समझ समझ का पेड़ है। इसलिए हुआ कि आवारा मेरा नाम था। जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, अ, हर शब्द अपने आप में एक अलग मीनिंग है, और आपके आवारा जी। की मीनिंग कुछ और है। चलिए, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा आपने बिजनेस शुरू किया, हम्म। आप बिजनेस की लाइन में, लीगल भी आपने लीगल की कंपनी भी खोली थी जहाँ पे आप वर्क कर रहे थे, तो लीगल की तरफ इंटरेस्ट आपका जब बढ़ा तो किस वजह से बढ़ा था। नहीं, उन्होंने बताया ना, देखो अभी वैसा फील्ड नहीं रहा। पहले क्या होता था, ये जो लीगल बुक्स का हम काम करते थे, पहले टूरिंग जो बिजनेस होता था। पहले शॉप्स नहीं हुआ करती थी इसकी, वकीलों की बुक्स की। वो हम जर्नल्स लेके, सैंपल लेके टूर करते थे और ऑर्डर बुकिंग करते थे। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप समझ लीजिए लगभग 40 साल पहले। 40 साल पहले जो है वकील कम हुआ करते थे, बुक्स कम हुआ करती थी, तो शॉप नहीं होती थी। हम जाते थे, बुकिंग करते थे, बाद में वीपीपी से उनको बुक आती थी। ठीक है ना? तो यही बात समझ लीजिए, ट्रैवलिंग करते थे तो तो दोनों बात आ आप गई। ये प्रोवाइड करते थे ताकि वो उनको इजी रहे पढ़ने में, उनके स्टडी में, बुक्स वगैरह आप प्रोवाइड इसमें करते थे। इसमें ऐसा होता था, मैं डील करता था लॉ जर्नल्स में।
जर्नल्स में क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, वकील लोग कैसे काम करते हैं। वकील लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो जी। उनको केस में दो तीन चीज चाहिए होती है। एक तो किस एक्ट के अंडर उनका केस चल रहा है, वो तो एक बहुत बेसिक चीज है। लेकिन जब केस आर्ग्यू करते हैं तो उनको अपने केस के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की जजमेंट साइड करनी पड़ती है। जैसे मान लिया मेरा एक केस है और किसी एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे केस है मेरा, और जब वकील उस केस पे लड़ेगा तो वो सेम सिमिलर ग्राउंड में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तलाश करेगा, और फिर अपने जज को बोलेगा कि माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे ये जजमेंट दी है, तो मेरे फेवर की जजमेंट है, आप इसी तरह का ऑर्डर पास कीजिए। तो उनको रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट देने होते हैं वकील को। तो हम जी। वकीलों को मिलते थे, बताते थे कि देखिए सर, इसमें रिपोर्ट्स आती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, आपको रिपोर्ट्स आएंगे तो आपको अपने फेवर के, क्लाइंट्स के फेवर के जजमेंट ग्राउंड्स मिलेंगे तो आप साइड कर सकते हैं। तो वकीलों की नीड होती है, मतलब कि जजमेंट्स लेना। तो जर्नल्स में क्या होता था कि जजमेंट्स ही रिपोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, उनके उनमें कितने लॉ पॉइंट डिस्कस किए उनके हेड नोट बनते थे। मतलब पूरी जजमेंट नहीं पढ़ते हैं, 15-20 पेज जजमेंट नहीं पढ़ते, और उसमें 3 लॉ पॉइंट डिस्कस किए तो 3 हेड नोट उसके बनते हैं फिर उसके। तो वकील पढ़ लेता था, ये हेड नोट मेरे काम का है तो जजमेंट पढ़ता था, पूरी नहीं काम का तो नहीं पढ़ता था वो। तो जहां, अगर जहां उसके पास कोई केस है, उसका ग्राउंड ग्राउंड और इस जजमेंट ग्राउंड सिमिलर होता है, तो उसको कोर्ट में रेफर करता है, माय लॉर्ड देखिए इस जर्नल में ये जजमेंट छपी है और ये मेरे हम्म। ग्राउंड से केस है। तो ये वकीलों के इस तरह से पढ़ते, तो हम उनको जाके बताते थे, कन्विंस करते थे कि हमारी रिपोर्टिंग में क्या। अब वकीलों को बात पता होती है लेकिन वो क्यों नहीं लेते थे, नहीं यार ये तो वो जर्नल मेरे पास आ रहा है, मेरे पास वो जर्नल आ रहा है, मेरे पास ये बुक्स है। तो हमें बताना होता था कि उस बुक्स में, उस जर्नल्स में, इसमें ये डिफरेंस है, इस तरह से फर्क है, इस तरह से आपको एड ऑन होगा, इस तरह से आपको एक्सक्लूसिव चीज मिलेंगी। तो वो हम कन्विंस करते थे, बताते थे। तो हमारे कन्विंस करने पर वकील लेते थे। और आपको मैं किस्सा बताऊं, एक वकील को मैंने कन्विंस कर एक जर्नल बुक किया और उसको बहुत काम आया। अब मानेंगे नहीं, करीबन मेरे ख्याल से शायद 25-27 साल के बाद उसने मुझे फोन किया, अभी एक 10 दिन पहले। तो बोला, अजय जी आपने मुझे उस समय वो जर्नल दिया था, आपने मुझे कन्विंस किया था कि जर्नल कैसे यूज किया था, बुक कैसे यूज की जाती है, आपने मुझे बताया था बुक कैसे यूज करना है। और आपकी गाइडेंस के कारण आज मैं अच्छा वकील बन गया हूँ, मैं बहुत, मेरी इतनी प्रॉपर्टी हो गई है। तो उसने मुझे थैंक्स बोलने के लिए फोन किया मुझे उसने। तो मेरा जो कहना है, जो सेल्समैनशिप जो होती है ना, ये तो अभी कोई वो छोटी मोटी चीज नहीं है। जर्नल्स, वो लोग, किताबें आपके पास अवेलेबल हैं या खत्म हो गई हाँ, अब? नहीं 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 है, मैं अभी भी बुक्स का काम करता हूँ, देता हूँ। और मेरा जो अप्रोच, जैसे क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा सेल्समैन की बात बताता हूँ। लोग जो सेल्समैन क्या समझते हैं कि भाई इसने गया, इसने माल बेच के आ गया। उस तरह नहीं होता एक्चुअली। सेल्समैनशिप काइंड ऑफ गाइडेंस होती है। जैसे अगर मैं आपके पास कोई चीज बेचने आता हूँ, तो ये नहीं हम्म। होता कि मैडम ये मेरे पास आप ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। मुझे आपको एजुकेट करना होता है कि ये चीज आपको कैसे काम आएगी। अगर मैं आपको एजुकेट कर सकता हूँ कैसे काम आएगी, तो आप यूज करेंगे, और तभी मेरी सेल्समैनशिप वर्थ है। अगर मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, खाली आपको बेचकर आ गया, आप वो यूज नहीं करेंगे, आप मुझे कर्ज करते रहेंगे, अरे यार वो आ गया, मेरे को बेच के चला गया, मेरे पैसे लूट के ले गया। लेकिन अगर मैंने आपको गाइड, एजुकेट कर दिया कि कैसे काम आने वाली है, तो आप यूज करेंगे, तो आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो सेल्समैनशिप इज नॉट जस्ट सेलिंग कि मैंने किसी घर में प्लेस कर दिया। सेल्समैनशिप को मुझे ऐसे होना चाहिए कि उसको यूज हो, उसके उसके नीड में मुझे फिट कर देना अपना प्रोडक्ट। अगर कोई ये सेल्समैनशिप नहीं, तो लोग सेल्समैन के नाम से नफरत करते हैं। सेल्समैनशिप, सेल्समैन जो होता है ना, वो आपके, आपको अगर अच्छा सेल्समैन होगा तो आपको ऐड करके जाएगा नॉलेज में कुछ ना कुछ, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा के जाएगा। बता के जाएगा कैसे यूज करना है आपका। मेरे को उस वकील ने इसलिए नहीं फोन किया था कि मैंने उसको बुक बेची थी, उसने इसलिए फोन किया था, मैं उसको बताया था बुक कैसे यूज करनी है। अभी भी आप ये काम करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं? हाँ, मैं अभी भी काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ, लेकिन अब कम करता हूँ क्योंकि अब टू अभी इस जॉब में ट्रैवलिंग नहीं रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है। और अभी चूंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत आ गए हैं, वो अब गूगल पे हर चीज मिल जाती है, तो बुक्स का रेस्पॉन्स कम हो रहा है। और अभी मेरी भी वो उम्र उतनी नहीं है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ। ट्रैवलिंग मेरा शौक, अभी भी मैं घूमता हूँ मैं। तो मैं ट्रैवलिंग नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मेरी उम्र का अलाउ नहीं करती, मैं अभी भी घूमता हूँ। लेकिन ये फील्ड में अब थोड़ा ऑनलाइन हो गया है, तो ये इसकी स्कोप कम हो गया है। तो अभी मैंने इसके साथ दूसरा एक, जो अभी लॉयर से रिलेटेड काम कर रहा हूँ मैं। इसमें जो लॉयर्स यूनिफॉर्म होती है, कोट उनके पहनते हैं, उनकी पैंट हम्म। होती है, उनके बैंड्स होते हैं। तो मैंने वो हम्म। जो लॉयर ब्लेजर है वो मैंने ऐड ऑन कर दिया अब इसके साथ, मैंने कितने तक बुक्स का के साथ में प्रोवाइड मैंने करते हैं हम? ये तो देखो, अब ट्रेड सीक्रेट आप कैसे बताऊं। जी। देखिए हम्म। मार्केट में जो ब्लेजर का रेट, जो आमतौर पर रेट होता है, वो तो उसके तो आपको पता है, कोट बनाने को रेट नहीं होता। लेकिन वकीलों की प्रॉब्लम क्या होती है, वकील को कोट पहनना पड़ता है, उनकी सजा जैसी है, क्योंकि कोर्ट में, घर में कोट गर्म होता है, गर्मी लगती है उनको। तो हमें वकील को ऐसा जी। कोट प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो पहने लेकिन उनको गर्मी ना लगे। तो उनके कोट जो है बहुत कीमती नहीं होते हैं, आमतौर पर 2-2.5 हजार के कोट रिटेल में बेचते हैं, अच्छी मीडियम क्वालिटी का। हम्म। जबकि वो दुकानदार को 1200-1300 में मिलता है, वो 2-2.5 हजार का बेचता है। हम दुकानदार को प्रोवाइड कर देते हैं, वकील को प्रोवाइड करते हैं, 2-2.5 हजार का बेचते हैं।
लेकिन डिपेंड करता है कोट कोट। अब वकीलों के ब्लेजर 700-800 में मिल जाते हैं और 5-6 हजार के भी मिलते हैं, वो डिपेंड करता है फैब्रिक कौन सा लगा है, फैब्रिक पे बहुत डिपेंड करता है। तो वो चीजें आप प्रोवाइड करते हैं। आपका लीगल में ज्यादा हाँ, इंटरेस्ट है, मतलब लीगल की चीजों को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका? नहीं एक्चुअली मैंने और काम ट्राई नहीं किया, मैंने किया। लेकिन आप ये चाहे ईश्वर का आशीर्वाद लगा लीजिए या मेरा इन्वायरमेंट लगा लीजिए, मेरे को वकील ही सूट करते हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं वकील से लोग बचा के रखें, वकील और पुलिस वाले से बचा के रखें, लेकिन वकील ही मेरे काम आते हैं। और वकीलों से आपके मेरा प्रोडक्ट को वही लेते मेरे प्रोडक्ट्स वो लेते हैं, और शायद उनको उनके माइंडसेट को मैं समझ चुका हूँ, और मैं शायद ट्यून्ड हो चुका हूँ उनके माइंडसेट को हैंडल करने के लिए। तो मैंने और काम भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये लॉयर्स यूनिफॉर्म सही है, तो मैंने अपने बुक्स के साथ में लॉयर्स यूनिफॉर्म ऐड कर दिया मैंने। और लकीली ये इसने मुझे अच्छा स्कोर दिया। तो मुझे मेरे पूरे बिजनेस करियर में मैंने और प्रोडक्ट भी सेल किए, लेकिन ये चीज मुझे जो पूरी तरह से ट्यून्ड हो गया मैं इस तरह से। आपने तो बिजनेस की शुरुआत सेल से ही की है? सेल से ही की है मैंने पब्लिशिंग कंपनी भी चलाई थी बीच में। हाँ। तो आपके क्योंकि आपके पिता ने आपको मना किया था कि आप बिजनेस नहीं करें, और आप ज्यादा से ज्यादा मतलब इंटरेस्ट उनका ये था कि आप भी आर्मी आर्मी में आए, लेकिन आपको बिजनेस करना था। तो बिजनेस में आपने बुक्स वगैरह और अभी जो आप बता रहे हैं कि लॉयर की ड्रेसेस सेल करते हैं, तो अभी आपका वही चल रहा है, उस समय से यही चल रहा है आपका काम? हाँ नहीं नहीं, बीच में मैंने डाइवर्शन किया था मैंने, लेकिन वो जमा नहीं, यही चला मुझे फिर बुक्स। मेरे को अब फिर मैंने बुक्स पर परमानेंट बुक्स, और अभी लॉयर्स यूनिफॉर्म अभी मैंने ऐड किया है, रिसेंटली ऐड किया है मैंने। और मेरे को लॉयर्स यूनिफॉर्म का स्कोप अच्छा मिल रहा है। और आपको बताऊंगा, जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, तो मेरे फादर मेरे से नाराज हो गए थे घर से। तो इतने नाराज थे, मेरे से बात ही नहीं करते थे। तो होता है, हर फादर को होता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा मेरा बच्चा करे। देखिए पहले पुराने जमाने में शायद आपको पता हो ट्रेंड क्या होता था, बाप जो गाइड करते थे बच्चे वही करते थे। आज के जमाने में ट्रेंड चल गया है, मेरी लाइफ है, मेरे साथ चलना है, इंडिपेंडेंस की बात चल गई है। पहले फैमिली इतनी क्लोजली निट होती थी कि इंडिपेंडेंट नहीं होते थे, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते थे। आजकल एक ट्रेंड चल गया कि बच्चे, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। अब इसके अपने प्लस माइनस हैं, उस पर तो वो एक अलग डिबेट हो गया, वो एक अलग डिस्कशन का इशू हो जाएगा, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। हम्म। तो पहले होता था, अगर बच्चा आप माँ बाप की मर्जी से काम ना करे तो माँ बाप दुखी होते थे या नाराज होते थे। लेकिन आज वो बात नहीं रही है। अब मेरे बच्चे हैं, वो तो इस बिजनेस में नहीं है, मेरा बेटा इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। बेटी भी मार्केटिंग लाइन में है, लेकिन वो जॉब करती है, वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सेल करती है, अपने प्रोडक्ट्स। बेटी अच्छा, की शादी अब हो गई आते है, हैं बेटा। आपके पैशन की तरफ। जी जी। कविताएं, पोएट, आप कविताएं लिखते हैं, किताबें लिखते हैं आप, और शायरी है आपके अंदर, आप शायरी लिखते और सुनाते भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि अब जब आपके पैशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक शायरी से इस रास्ते पर चलें और इस इंटरव्यू को शायरी से, शायरी के मोड़ पे मैं लेके पहले चलें। बिल्कुल बिल्कुल शायरी मोड चलेंगी। देखिए शायरी के बारे में क्या बताऊं। लिखना, मैं एक बात बताना चाहूंगा, लिखने में शायरी के बारे में लोग सोचते हैं कि शायद कि तुकबंदी कर देना शायरी होती है। मैंने देखा है हम्म। कई शायर करते हैं, कई लोग सोचते हैं तुकबंदी करना शायरी होती है। मेरा मेरा क्या मानना है, अगर आप देखिए, जैसे मैं व्यापार में आया तो पूरी जिम्मेदारी साथ आया, क्योंकि जैसा बताया मैंने आपको, वकील को अगर मैं कोई चीज बेचता था तो इन्वॉल्वमेंट होकर उसकी यूसेज बताता था मैं। इसी तरह जब लेखन की बात आती है, तो मेरा क्या मानना है कि जो कल लोग कहते हैं मैं संता सिपाही के लिए लिखता हूँ, मेरा मानना है अगर आप लिखने लग गए हैं तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होइए, खाली नाम के लिए मत लिखिए। क्योंकि देखिए, अगर देखिए आप अब मैं आपको एग्जाम्पल इस तरह दे सकता हूँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या गाड़ी आप मजे के लिए चला सकते हैं? नहीं चला सकते। अगर मजे के लिए गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेंगे। तो अगर हम्म। आप स्वतंत्रता सिपाही के लिए लिखते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, मतलब जो मन में आए लिख देते हैं, तो आप साहित्य का अपमान कर रहे हैं। अगर आप साहित्य में आते, साहित्य जो है एक पुण्य कर्म है, क्योंकि साहित्य से ज्ञान का अर्जन सृजन होता है। और जब ज्ञान सृजन होता है वही समाज में जाता है। हम्म। और अगर समाज में अगर हम गलत तरीके से क्योंकि देखिए, जब एक लेखक लिखता है तो खाली लिखता नहीं है, उसको लोग पढ़ते हैं। तो जो आपने लिखा है उसका अनुसरण करते हैं। तो साहित्य के थ्रू ज्ञान का अर्जन सर्जन होता है, सर्जन से समाज का निर्माण होता है। तो जो अगर कोई कहता है कि मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, अपनी मर्जी की लिखता हूँ, नहीं होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं तो आप एक जिम्मेदार लेखक की तरह लिखें, स्वतंत्रता से ना लिखें, कुछ भी ना लिख दें। अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ संदेश, या तो मनोरंजन हो, स्वस्थ मनोरंजन हो, या कुछ संदेश हो, या कोई बात हो, कि अगर सामने वाला कुछ सुने तो लगे कि मैंने कुछ सुना है।
तुकबंदी के नाम पे कुछ भी लिख देना वो बात सही नहीं लगता। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे को लिखना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लिखने की कुछ विधाओं में मेरा मतभेद है। आप शायद मानेंगे इस बात को कि जैसे गजल लेखन पे लगा लीजिए, जैसे अब अगर हम बात करें दोहे, दोहे में मात्राएं होती हैं, एक मात्रा भार को लेकर दोहा लिखा जाता है, चौपाई मात्रा भार को लिखी जाती है, गजल भी मात्रा भार को लेकर लिखी जाती है। लेकिन मेरा मतभेद है गजल लेखकों से, मेरा मतभेद है। मैं खुद गजल लिखता हूँ लेकिन मैं मात्रा भार को नहीं मानता। मेरा मत वो क्यों नहीं मानता मैं, कि मेरा मतभेद कैसे, गजल में जो मात्रा भार का जो सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने, वो बोलना कुछ करना कुछ है। दोहा में आप जिस मात्रा भार में लिखते हैं उसी मात्रा भार में पढ़ते हैं, लेकिन गजल में ऐसा नहीं है। आप लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और मात्रा भार कैसे गिनते हैं। मेरा मानना है कि अगर ऐसा क्यों, ये मतभेद नहीं होना चाहिए। तो मैं आपने बोला सुनाने के लिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं गजल से शुरुआत करता हूँ। अब मुझे पता है कि अगर मैंने गजल के ऊपर एक प्रतिक्रिया दे दी है तो शायद लोग इस बात को कहेंगे क्या ऐसा आदमी है, खुद ही गजल पर बुराई कर रहा है, खुद ही गजल सुना रहा है। और क्रिटिक्स बहुत आएंगे कि आपके में बहर नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। और मैंने ये देखा कि जो बहर में लिखते हैं उनकी गजल गायकी में नहीं आती, और जो मैं उस बंधन को नहीं मानता हूँ, मेरी गजल आराम से गायकी में आ जाती है। तो चलिए, मैं गजल ही आपके सामने पेश करता हूँ। मैं गजलों में लिखता हूँ, मैं छंदमुक्त कविता भी लिखता हूँ मैं, जो इसे कहते हैं मॉडर्न पोएट्री हिंदी में, वो भी अच्छी लिखता हूँ मैं। तो मैं आपको शुरुआत गजल से करता हूँ, एक गजल सुनाता हूँ मैं आपको, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी, शायद सुनने वालों को भी पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिटिक्स से बोलूंगा कि जो मैंने अपना विचार दिया है इस पर विश्लेषण कीजिए, कि ऐसा क्यों कि लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, गजल में मीरा को मीरा लिखा जाता है, लेकिन मीरा बोला नहीं, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा मेरा जाता है। ये एग्जाम्पल छोटा सा दिया, शायद क्रिटिक्स इस बात को समझ पाए। चलिए, पेश है आपके लिए एक गजल। तो प्रस्तुत है गजल मेरी तरफ से। हम्म। पहला शेर हाजिर है। बस कुछ साल बीते हैं, बस कुछ साल बीते हैं, उम्र अभी गुजरी नहीं, जी लिए कुछ अरसा, अभी जिंदगी गुजरी नहीं। बस कुछ साल बीते हैं, उम्र अभी गुजरी नहीं, जी लिए कुछ अरसा, अभी जिंदगी गुजरी नहीं। चले तो आए बहुत दूर इस भीड़ में उलझ कर, चले तो आए बहुत दूर इस भीड़ में उलझ कर, हम्म। तलाश थी जिसकी वो मंजिल अभी गुजरी नहीं, क्या बात। तलाश थी जिसकी वो मंजिल अभी गुजरी नहीं। अगला शेर सुनिएगा। बड़े ही फिक्रमंद दिखे लोग हमें तो इन घरोंदों में, बड़े ही फिक्रमंद दिखे लोग हमें तो इन घरोंदों में, आवारापन बाकी है, बेफिक्री अभी गुजरी नहीं। आवारापन आपकी बाकी है, शायरी में भी आवारापन बेफिक्री और अभी गुजरी नहीं। आवारा शब्द जी जी हो रहा है, क्योंकि आप जी। बहुत ज्यादा करीब हैं इस वर्ड के। तो अगला अगला शेर सुनिए, बहुत अच्छा है, उम्र के हिसाब से है। लोग बड़ी उम्र को कहते हैं छोटा, वो गलत नेगेटिव वे में ले लेते हैं। कि चंद झुर्रियां ही तो है तेरे चेहरे पर अभी, चंद झुर्रियां ही तो है तेरे चेहरे पर अभी, कभी आजमा कर देख ले, अभी जवानी गुजरी नहीं। कभी आजमा कर देख ले, अभी जवानी गुजरी नहीं। और आखिरी शेर सुनिएगा। जी कि सुने होंगे तुमने किससे इन दिल फेक आशिकों के, जी। सुने होंगे किससे इन दिल फेक आशिकों के, सलीखा सीख लो इश्क का, आशिकी अभी गुजरी नहीं। सलीखा सीख लो इश्क का, आशिकी अभी गुजरी नहीं। तो मेरा कहना ये है कि उम्र बढ़ने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, सोच से बूढ़ा होता है। बिल्कुल सही। सोच इंसान को कहते हैं ना कि बचपन में भी बूढ़ा कर सकती है, और सोच इंसान को 80 वर्ष की उम्र में भी जवान। बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जाम्पल हमारे मोदी जी का ले सकते हैं। और दुनिया के ऐसे कई नेता हैं जो 80 साल से ऊपर के हैं और अभी भी शासन चला रहे हैं। और शासन चलाना इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत बिजी रहना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अभी आपने अपनी शायरी सुनाई, आप गजल भी लिखते हैं? हाँ, गजल भी सुनाई थी मैंने। और इसके अलावा मैं अतुकांत कविता भी लिखता हूँ, जिसे कहते हैं मॉडर्न पोएट्री। आप, कई लोग उसे आधुनिक कविता बोलते हैं, कई लोग उसे अतुकांत बोलते हैं। हम्म। और मेरा मानना है कि जो अतुकांत कविता होती है ना, वो लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप ये लगा जो नियम होता है तो आप नियम को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अभी नियम के बारे में थोड़ी देर बात की थी। जी। अतुकांत कविता में कोई नियम नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। और जब नियम नहीं होता है फिर सही कैसे लिखना, वो एक बहुत उसमें मैसेज देना, ये इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, वो तो जो कई लोग नियम मानते है हैं कि उस नियम के बारे में बताएंगे आप, क्या नियम?
देखिए, नियम का ऐसा होता है कि जब आप प्रश्न लिखते हैं, जैसे मैंने अभी नियम के बारे में बता रहा था कि मैं थोड़ा विश्लेषण देता, अपने विचार भी रख देता हूँ। आप दोहा लिखते हैं तो एक उसमें मात्रा भार होता है, पद में जो मात्रा भार होता है, तो उसी मात्रा में आप लिखते हैं तो उसको आप उसी धुन में गा सकते हैं। हम्म। और हमारे जो हमारे ये बता रहा हूँ आपको मैं, दोहा चौपाई, ये हमारे हिंदुस्तान की विधा है। सोरठा, ये जो हमारे हिंदुस्तान की विधा है। लेकिन गजल जो है हमारे हिंदुस्तान की विधा नहीं है। और यही मेरा जो मतभेद गजल लेखकों से, गजल क्रिटिक से आता है कि जब हम बात करते हैं गजल की, तो जो मूल नियम जो गजल का है वो दूसरा था, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा उस बहस में अभी। लेकिन अब उस नियम से भटक चुके हैं। तो गजल में वो लोग बात करते हैं, गजल में भी नियम होता है, मात्रा भार जैसे दोहा में होता है, चौपाई में होता है, ऐसी गजल में भी होता है, जिसको बहर बोलते हैं। लेकिन गजल में मुझे शिकायत है, ये क्रिटिक्स से शिकायत है, शायद वो इस बारे में बात करें, मैं चाहता था कि कोई मंच मिले, अपनी बात सामने रखूं। दोहा चौपाई में जो मात्रा भार है उसी मात्रा भार में आप गाते हैं। लेकिन गजल में ऐसा नहीं है। मात्रा भार लिखते कुछ है और गाते कुछ और है। मैंने एक वीडियो में सुना था कि गजल गजल जिस तरह से गाई जाती है उस तरह से लिखी जाती है। अब दो बातों में से एक बात गलत है। जैसे लिखते हैं वैसे गाते नहीं है, या जैसे गाते हैं वैसे लिखते हैं। तो उसमें फर्क क्या आता है, जहाँ कहते हैं जैसे गाते हैं वैसे ही मात्रा भार होता है, तो हम लिखते हैं, एक मीरा और तीरा बहुत इस्तेमाल होता है गजल लिखने पर। अगर हम बोलते हैं मेरा, तो अगर उसने बोला कि गाते हैं वैसे ही मात्रा भार होता है, तो मेरा का मात्रा भार आना चाहिए, मेरा का मात्रा भार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मे में दो मात्रा आ गई, मीरा में, मी में एक मात्रा आई। तो अब ये सही है या ये सही है, मुझे समझ नहीं आया। तो गजल क्रिटिक्स से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस पे विश्लेषण करें, क्योंकि लिखने वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब ऐसा लिखा जाता है तो ऐसा गाया क्यों नहीं जाता, और ऐसा गाया जाता है तो ऐसा लिखा क्यों नहीं जाता। जैसे हमारे हिंदुस्तानी पद्धति है दोहे की, चौपाई की, तो जैसा लिखते हैं वैसा ही गाते हैं। लेकिन गजल में ऐसा नहीं है, जिसमें बहर को अलग एक विश्लेषण कहता है कि गाने के हिसाब से बहर को बनाया जाता है, फिर लिखने में अलग विधा आती है। ये मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं। मैं तो लिखता हूँ तो मैं तो इसमें बहर पे जाता नहीं। मेरे तो अपना इसमें एक और मैं बताना चाहूंगा, एक साहित्यकार है जबलपुर से, उन्होंने इसके लिए एक अलग नाम दिया है, और वो साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकृत भी हो चुका है। पूर्णिका नाम दिया गया है। जो गजल में जो असमानताएं हैं, जो असीमित, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, कुछ बातें हैं जो गजल को एक अजीब से एक सवालों घेरे में खड़ा करती है। तो उन्होंने एक विधान का नाम दिया पूर्णिका, जो गजल के मापदंड पे नहीं उतरती, जो क्रिटिक्स कहते हैं गजल गलत लिखा गया है, लेकिन मेरा मानना है कि गजल खुद गलत लिखी जाती है। तो उन्होंने पूर्णिका नाम दिया है। तो अगर आज कोई गजल के नियमों को नहीं मानता और कोई उसका आलोचना करता है कि इसने नियम नहीं माने, तो उसको पूर्णिका की विधा में रखा जा सकता है। हम्म। तो ये मैं बात करना चाहूंगा। और नियम की बात करें तो जैसे कहते हैं कि आधुनिक विधा जो कविता है, उसमें कोई नियम नहीं होता है, उसमें कोई तुकांत का नियम नहीं होता है, तुकांत का नियम नहीं होता है। लेकिन उसमें आधुनिक विधा जब लिखते हैं, वो उसको गद्यात्मक कविता भी कह सकते हैं। गद्यात्मक कविता जो गद्य में लिखी जाती है लेकिन काव्य में पढ़ी जाती है। हम्म। लेकिन वो लिखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप में आप काव्यात्मकता भी देनी है। और तो जैसे क्या, जब अगर दो राइमिंग वर्ड मिलते हैं तो आपको गाना आसान हो जाता है, कविता बन जाती है। लेकिन आधुनिक कविता में राइमिंग वर्ड भी नहीं है, फिर भी आपको कविता बनानी है, कविता की तरह बोलना है, जब ये लिखी गद्य की तरह गई है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। लोग सोचते हैं कि बहुत आसान काम है क्योंकि इसमें नियम ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर नियम नहीं हो, आपके पास सड़क नहीं हो, फिर आप रास्ता ढूंढना है, तो कितना मुश्किल काम है। तो ये अतुकांत कविता जो लोग हैं, आधुनिक कविता जो बोलते हैं आसान है, और लोग लिखने की कोशिश करते हैं कुछ भी जोड़कर, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत मुश्किल काम है। तो आजकल कहते हैं साहित्य के विकास ने हमें इतनी छूट, इतना मतलब छूट दे दी है कि हम चाहे मात्रा भार में लिखें, चाहे बंधन में लिखें, चाहे अतुकांत में लिखें, चाहे तुकांत में लिखें, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। बस हमारा लेखन जो है एक उस चीज पर मापदंड उतरा होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते, कई लोग क्या करते हैं, अतुकांत कविता का उस नाम का सहारा लेकर गद्य भी लिख देते हैं और कहते हैं मैंने कविता लिख दी। जब गद्य और काव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप अतुकांत का मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी गद्य लिख दें और फिर कहेंगे मेरी कविता हो गई। ये भी लेखकों को थोड़ा सोचना चाहिए, और इस पे भी विचार करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा पूरा एपिसोड इस पर ही बन सकता है, वो अलग बात है। मैंने संक्षेप में कही बात ही है। तो बिल्कुल। इस तरह से मेरा मानना है कि, हाँ बताइए। जी, अब आगे हम बढ़ते हैं आपकी कविताओं पर, जी और जी। कुछ कविताएं भी सुनना चाहेंगे। चलिए, मैं एक अभी मैंने गजल तो सुनाई आपकी, और गजल के बारे में क्रिटिक्स भी बता दिए। अब ये तो आलोचक इस बात पर फैसला करेंगे, वही न्याय करेंगे मैंने क्या 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 गलत बोला, क्या सही बोला। मैं अब जो वो कविता तो आप सुनाने जा कमेंट रहा हूँ, सेक्शन में पढ़ सकते हैं।
हाँ, मैं अभी कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैंने भी बोला तुकान कविता आधुनिक कविता की, तो मैं आधुनिक कविता ही आपको सुनाता हूँ अभी, जिसमें तुकान नहीं है। आप सुनिएगा इसके भाव जो है। अभी हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो देखेंगे आज आज क्या आजकल, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, फिर एकल परिवार आया, परिवार भी खत्म हो रहा है, रिश्तों हम्म। के मायने ही खत्म हो रहे हैं। तो रिश्तों के मायने को एक उकेरती मैंने एक कविता लिखी है, जरा ध्यान दीजिएगा कि बड़ी बुआ आज फिर मैके आई, बड़ी बुआ आज फिर मैके आई, वही पुराने रिवाज निभाने आई। बड़ी बुआ आज फिर मायके आई, वही पुराने रिवाज निभाने आई, हम्म। राखी के धागे लेकर आई। हम्म। बड़ी बुआ आज फिर मायके आई, वही पुराने रिवाज निभाने आई, राखी के धागे लेकर आई। पहले कितनी उहापोह हुआ करती थी, पहले कितनी उहापोह हुआ करती थी, आंगन में कितनी धमा चौकड़ी मचा करती थी, आंगन में कितनी धमा चौकड़ी मचा करती थी। अब वो शोर नहीं सुनता, अब वो शोर नहीं सुनता, कितने सालों से वो दरवाजा बंद ही मिलता है, कितने सालों से वो दरवाजा बंद ही मिलता है। सबके दरवाजे अब अलग हो गए हैं, सबके दरवाजे अब अलग हो गए हैं, छोटे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अब किलकारी नहीं गूंजा करती, अब किलकारी नहीं गूंजा करती, भैया की कलाई भी सूनी रहती है। अब किलकारी नहीं गूंजा करती और भैया की कलाई भी अब सूनी रहती है। हर एक का अब अपना आंगन हो गया है, हर एक का अब अपना आंगन हो गया है। बुआ का मैका अब सूना हो गया है, बुआ का मैका अब सूना हो गया। बहुत बहुत अच्छा सुनाया आपने। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप ये लिखते हैं, हम्म। आइडियाज कहाँ से आते हैं इसके लिए? देखिए, अगर जो रचनाकार में और आम आदमी में फर्क ये होता है कि एक आम आदमी ने एक घटना को देखा और रचनाकार ने उसको रचना में ढाल दिया, उसको देखा नहीं उतार लिया। तो जो हम लिखते हैं वो हमारे आसपास ही होता है। जरूरी नहीं, लोग कहते हैं कि अजय जी आप लिखते हैं तो क्या आप की घटना ऐसे क्या, मेरे को कई लोगों ने बोला कि आप दर्द बहुत लिखते हैं, मैं दर्द बहुत लिखता हूँ। तो हम्म। बोलते आप दर्द बहुत लिखते हैं तो क्या आपके जीवन में दर्द है? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता कि मेरे जीवन में दर्द है, सिर्फ मेरा दर्द मेरा है ऐसा नहीं होता है, किसी इंसान का दर्द भी मेरा ही है। अगर मैं किसी और इंसान का दर्द नहीं लिख सकता तो क्या सिर्फ मेरा ही दर्द लिखने का अधिकार मुझे है? किसी इंसान के दर्द को अधिकार नहीं है कि उसे लिखा जाए? तो अगर हम देखें, आंख खोल कर देखें, हर इंसान में एक दर्द है, हर घटना में एक कहानी है, हर एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ बात कारण है। अगर हवा भी चलती है कोई बिना कारण नहीं चलती है। तो हर घटना, हर बात, हर चीज, हर एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई बात होती है। अगर आप उस बात को, उस भाव को पढ़ सके तो शब्द अपने आप मिल जाते हैं। शब्द तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। हम कहें कि हम लिखते हैं, हम रचनाकार हैं, हम ये नहीं, ये हम अपने ऊपर घमंड करते हैं, हम करते हैं। ये हम ये हमारे सरस्वती का आशीर्वाद है कि वो हमें शब्द दे देती है। लेकिन शब्द अगर आशीर्वाद उसने दिया है तो दूसरे की भावों को, दूसरे की बातों को, दूसरे की घटनाओं को, जो आपने देखा, ऑब्जर्व किया, समाज में कुरीतियां हैं, अच्छाइयां हैं, कुछ चीजें अप्रिशिएट करने की है, कुछ कमेंट करने की है, कुछ तंज करने की है, तो उनको ही शब्दों में ढाला जाता है। बाकी और कहाँ मिलता है? जो हमारे आसपास है वही तो बनेगा, बिल्कुल कहीं सही। कुछ होगा, कहीं और पे तो नहीं आएगा। बस सभी अपने हैं, सभी घटनाएं अपनी, सभी दर्द अपना है, सभी खुशी अपनी है, सभी के भाव अपने हैं, और इसीलिए रचना अपनी है। सही कहा। आपकी कविता सच में बहुत मतलब दिल को छूने वाली थी। तो आपने जी इस धन्यवाद। रिश्तों की बात की। आप सिर्फ हम्म। रिश्तों को ही अपने टॉपिक में लेते हैं, या और भी मुद्दों को उजागर करते हैं अपनी कविताओं के जरिए? हाँ, मैं रिश्ते, देखिए रिश्ते इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी मुद्दा अगर लेते हैं, जैसे सब आप लगाइए, समाज में कोई कुरीति है या कुछ परंपरा है, तो वो भी रिश्तों से ही आती है। अब जैसे हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले परिवार की बात कर रहे थे, पहले अगर कहते जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब एकल परिवार हो गया है। तो हम्म। वो रिश्ते ही तो थे ना, जब जॉइंट फैमिली थी क्या था? रिश्ता था, चाचा भतीजा भी माँ बाप बेटे जैसे ही थे, बुआ भतीजा भी एक जैसे बाप बेटे जैसे थे। मतलब ये मेरे पिता को ही अधिकार में डांटने का ऐसा नहीं था, चाचा भी डांट दिया करते थे, बुआ भी डांट दिया करते थे, मामा भी डांट दिया करते थे, सभी मार्गदर्शन करते थे, वो रिश्ते ही तो हुआ करते थे। तो अब अगर नहीं है। वो एक, जैसे आप ये लगाई, दहेज की कुरीति हमारे समाज में पहले थी, अब बहुत कम हो गई, पहले थी। तो रिश्तों के वशीभूत थी। एक पिता चाहता था कि मैं अपनी पुत्री के विवाह में अधिक से अधिक दान दूं,
तो उसके मन का भाव था मेरी पुत्री को दूं। अब बाद में वो भाव अलग आ गया कि मेरा भाव तो था मैं पुत्री को दूं, लेकिन जो पाने वाले एंड पे था उनमें लालच आ गया, तो उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी। तो तो ये रिश्ते का भाव था कि मैं दूं, लेकिन कुरीति कैसे बन गई कि सामने वाले मन लेने वाले के मन में लालच आ गया मुझे ज्यादा मिले, और जब डिमांड आने लगी तो वो जो दान का भाव था वो बोझ बन गया। हम्म। तो रिश्तों से ही कुरीति निकली, और वो कुरीति पर ही साहित्य लिखा गया। तो अगर कुछ भी समाज में होता है तो रिश्तों के वशीभूत ही होता है। और जब समाज में फिर कुरीति आ जाती है, कुछ बातें आ जाती हैं, फिर उसके भाव के अलग अलग आयाम निकलने लगते हैं, अलग अलग बातें निकलने लगती हैं, फिर अलग अलग वो समस्या अलग अलग आयाम में आ जाती है। तो ऐसे ही समाज में मतलब आप ये समझिए सुधार होता है, या इसका गिरावट आती है, जैसा भी होता है इसी कारण से होता है। रिश्तों के मायने, सोच के मायने, तौर तरीके के मायने। अब जैसे अगर कोई मित्र है मेरा, वो भी रिश्ता ही है। अगर कोई बाहर का आदमी, बाहर जो सड़क पर मुझे कोई मिला दुखी, वो भी रिश्ता ही है, इंसानियत का रिश्ता तो है ही है। तो हर चीज रिश्ते से ही शुरू होती है, रिश्ते के भाव से ही शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी कविताओं की किताबें बनवाई हैं, कहानियों की किताबें बनी हैं आपकी? नहीं, किताब में एक्चुअली मेरा पहले क्या होता था कि साहित्य पढ़ने के लिए किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन आधुनिक युग में किताबों की जो कहते हैं मौलिक, वो कहते हैं कि आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अब किताब पढ़ते ही नहीं है। मेरा मानना क्या है कि क्या अगर लेखक लिखता है तो इम्पोर्टेंट क्या है, किताब छापना इम्पोर्टेंट है या पढ़ना इम्पोर्टेंट है, आप क्या कहते हैं? पढ़ना इम्पोर्टेंट। कि आप हाँ, छाप तो दें आजकल लेकिन मैंने क्या पढ़े, देखा। पढ़ना भी जरूरी हाँ, है। आज लोग लेखक बुक छापते हैं, बांटते हैं, लेकिन उनको पढ़ते नहीं है लोग। इसीलिए मैंने क्या मीडिया अपनाया है कि मैं किताब छापूं और वो बुक शेल्फ में ना पहुंचे और पाठक ना पढ़े। इससे अच्छा तो किताब पाठकों में पास पहुंचे। आजकल लोग सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। तो मेरा फेसबुक पेज है अजय यादव आवारा। तो फेसबुक पेज में मैं अपनी कविता डाल लेता हूँ, और मजे की बात यह है कि किताबों, जो लोग किताब छापते हैं उन किताबें नहीं पढ़ी जाती, मेरी कविताएं पढ़ी जाती हैं। कैसे बता तो आपने मेरा आपने कहना है, बोल मानना है कि दिया किताब ना आपके बने, लोग पढ़े। लोग कमेंट करते हैं आपकी कविताओं पे? हाँ, कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं। लोग कॉल करते हैं कई बार, कविता पढ़कर हमें आपकी ये चीज पसंद आई थी, वो चीज पसंद आई थी, अपनी राय भी देते हैं, अपनी बात भी करते हैं। कई बार क्रिटिक्स भी मिलते हैं, मतलब आलोचना भी मिलती है कॉल करके। ऐसा नहीं होता है, और आलोचना भी हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता, अगर आप आलोचना नहीं सुनेंगे तो हम कैसे अपना विकास करेंगे? अगर आप मुझे बताएंगे अजय जी आपने ये गलत किया, तभी मैं सुधार करूंगा ना। जी बिल्कुल, समीक्षा कर मेरे 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 को पढ़ने वाले मतलब खाली हिंदुस्तानी नहीं, पूरे पूरे विश्व में है। दूसरे देशों में भी मेरे पाठक हैं, तो वहां से भी मुझे कई बार संपर्क आते हैं। मेरे कॉल भी अच्छा आते ये हैं, खाली कमेंट बताइए नहीं आते, कॉल भी कि आते हैं। आपको कविता लिखने की जो रुचि है वो आपकी तब जागी जब आपने लीगल जो पब्लिकेशन था आपने सेल करना शुरू किया, तब आपके अंदर पढ़ने की रुचि आई थी, या पढ़ने की और कविताओं में रुचि आपकी बचपन से रही? नहीं, मैं अपने स्कूल के टाइम से भी कविता लिखता था, अच्छा। लेकिन वो बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं होती थी। बस एक पंक्तियों को जोड़ दिया, कुछ बना लिया, ऐसा था। मैं लिखता तब से था मैं, मतलब आप लगा लीजिए मेरी मैं इस कविता के अलावा मैंने गद्य लेखन भी किया है, कहानी भी लिखी है मेरा। मैं सामाजिक विषयों पर बोलता भी हूँ, मेरा चैनल है, उस पर आवारा की बातें चैनल है, उस पर बोलता भी हूँ, उस पर मैं मेरी वीडियो डलते रहते हैं अलग अलग विषयों पर। सब जब मेरी उम्र शायद 16 या 17 साल की, 15 साल की ऐसी कुछ रही होगी, उस समय मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था अमर उजाला में। कौन सा कि पब्लिकेशन था, फिर अदर कब सराहा गया था अमर आपको? उजाला पहले 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 अखबार बहुत आया करते थे, अमर उजाला एक बहुत मशहूर पेपर था पहले, अभी भी चलता है अमर उजाला। जी। तो उसमें अधर में लटकी युवा मानसिकता, उस समय मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मेरी उम्र शायद 16-17 साल ही रही होगी। तो तभी मैं लिखता था अधर में लटकी युवा मानसिकता। उस समय तो पैसे दिया करते थे लिखने के। आजकल तो लोग पैसे देके रचना छुपाते हैं, लेकिन तब पैसे मिला करते थे, मुझे पैसे मिले थे उस समय। वो याद है, उस बात को हो गया करीबन मेरे ख्याल से शायद 45 साल से ऊपर हो गए। तो 50 रुपए मिले थे मुझे उससे 45 साल पहले उसके। हम्म। तो उसमें मैंने ये देखा था कि तब तब दहेज की समस्या बहुत विकराल समस्या थी, और तब ये बात चलती थी कि युवा को कुछ करना चाहिए। और मैंने देखा था कि लोग खाली बातें करते हैं, और बात आगे अलग करते हैं, पीछे एक्सपेक्टेशन अलग रहती है। तो उस बात को लेकर मैंने लिखी थी अधर में लटकी युवा मानसिकता। हम्म। तो तब से लिखता आया हूँ मैं। बहुत बहुत मतलब सराहनीय काम है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा मुद्दों को उठाते हैं, आप किन मुद्दों को आप उठाते हैं अपनी प्रोग्राम में, जो आप आपका चैनल है उसमें किन मुद्दों पर आप ज्यादा बात करते हैं या उस टॉपिक को चुनते हैं? सामाजिक विषय कोई भी हो सकता है।
कोई जैसे एक मैं जो आपको आपका उदाहरण देता बहुत हूँ। खास रहा हो। खास मुद्दा देखिए, मैं एक ऐसा एक आप क्लू देता हूँ आपको। जब हम समाज में बदलाव की बात करते हैं, मैं आपको आमतौर पर मैं किस तरह विषय चुनता हूँ, जैसे हम सामाजिक बदलाव करते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं। हम्म। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आप लगा लीजिए पुरुष और स्त्री की समानता। हम्म। पहले जमाने में पुरुष ने मतलब स्त्रियां, ये माना जाता है कि स्त्रियां दबी रहती थी, पुरुष उन पर अत्याचार दबा के रखता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हमारे समाज और संस्कृति में स्त्री सम्मानित तो होती है, लेकिन मान लिया चाहे कि पुरुष ने स्त्रियों को दबाया, तो हमारा हमने हमने क्या करा, स्त्रियों को अधिकार देने शुरू किए कि ताकि पुरुष स्त्री को दबाए नहीं। बिल्कुल। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि पुरुष अगर स्त्री को दबाया तो स्त्री को अधिकार देना चाहिए ताकि वो समानता में आ सके। लेकिन हुआ क्या, जब हमने अधिकार दिए तो क्या आप कह सकते हैं आज उन अधिकार का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? तो हमने क्या करा, फनल को उल्टा कर दिया। मतलब कि पहले अधिकार पुरुष के पास थे, आपको तो वो उसका दुरुपयोग क्यों लग दुरुपयोग रहा कर। है? किस किस विषय पे लग रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं अपने और अपने। मैं बताता हूँ, जब पुरुष के पास अधिकार थे तो पुरुष उनका दमन करते थे, मान लिया। आज जैसे कानून ने अधिकार दिया है, जैसे दहेज विरोधी कानून दे दिया, पारिवारिक हिंसा कानून दे दिया, तो हम्म। मैंने क्या देखा, जो वास्तव में पारिवारिक हिंसा से पीड़ित है वो तो बेचारी पुलिस स्टेशन जाती ही नहीं है, वो तो हिंसा सहन करती रहती है। लेकिन जो पीड़ित नहीं है वो अपना अहम दिखाने के लिए झूठी कंप्लेंट कर देती है। आप अगर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में 90% झूठे केस मिलेंगे आपको। जो पारिवारिक हिंसा पर और दहेज पर जो केस मिलेंगे, 90% झूठे केस मिलेंगे। तो अगर 10% सही केस है, 90% झूठे केस है, तो दुरुपयोग ही हो रहा है ना। तो फनल को उल्टा कर देना, मतलब अधिकार दे देना, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सामाजिक चेतना, ये सामाजिक चेतना का विषय है। सामाजिक चेतना कानून से नहीं सुलझा सकते आप। कानून अलग चीज है, सामाजिक चेतना अलग चीज है। जिसमें हमें सामाजिक चेतना पर काम करना है, उसके कानून बनाने से काम नहीं होगा। अब अगर दुरुपयोग, अधिकार दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं, फिर हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा ताकि कहते हैं कि दूसरा अधिकार दुरुपयोग ना हो। उसके लिए क्या करेंगे फिर आप? फिर एक नया कानून बनाएंगे पुरुष के लिए। तो सामाजिक, ये सामाजिक चेतना का विषय है। सामाजिक में जो भी कुरीति है, जो भी विसंगतियां हैं, हर समाज में विसंगतियां हैं, ऐसा कोई समाज नहीं जो पूर्ण है। कोई समाज पूर्ण नहीं, विसंगतियां है। उसके लिए सामाजिक चेतना उसका जरिया है, अधिकार उसका जरिया नहीं है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए इसका उपाय सोचा जाना चाहिए, ये नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर अधिकार दिए तो कई महिलाओं के लिए ये अधिकार फायदेमंद भी है। आपने कहा कि बहुत झूठी कंप्लेन्स ज्यादा मिलती हैं, लेकिन कई केस में वो ऐसे साबित होते हैं कि अगर ये अधिकार नहीं होते महिला के पास तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाती। माना, मैं मानता हूँ अधिकार होना चाहिए, लेकिन एक दो तीन तरह से अधिकार होते हैं, एक न्यायिक अधिकार और एक सामाजिक अधिकार। हम्म। अब मानेंगे इस बात को? तो सामाजिक अधिकार इसका हल है, न्यायिक अधिकार इसका हल नहीं है। जी। आप अच्छा। सामाजिक रूप से अधिकार दीजिए, सामाजिक चेतना के उनको सबल बनाइए। हाँ भाई तो अगर पुरुष में अगर अत्याचार की मानसिकता रही है, तो उसकी उसकी मानसिकता को तो नीचे गिराइए ना, उसको तो संभालिए आप। आपके अकॉर्डिंग महिला सशक्तिकरण क्या है? आपके अकॉर्डिंग महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिल जाने चाहिए? क्योंकि आपने लीगल देखिए किताबें भी पढ़ी देखिए हैं देखिए और देखिए, आप हाँ। बहुत ही विचार विमर्श और सोच कर, हिस्ट्री को जानकर और कहते हैं ना पूरा रिसर्च करने के बाद आप कोई कविता लिखते हैं या किसी टॉपिक पर आप बैठते हैं। तो आपके टॉपिक ने आपको ये भी सजेस्ट किया होगा कि महिलाओं के लिए कौन से अधिकार होने चाहिए जिससे कि वो उसका फायदा भी ना उठाएं और उनके बेनिफिट्स भी हों और महिला सशक्त। हम इसको दूसरे नजरिए से देखें। देखिए, हम समाज में गलती क्या करते हैं, हम बात करते हैं अधिकार की, हम कर्तव्य की बात नहीं करते। हर कोई अधिकार की बात करेगा। देखिए, अगर आप अधिकार मांगेंगे, मैं अधिकार मांगूंगा, तो हमारे बीच में टकराव होगा। आप कहेंगे ये मेरा है, मैं कहूंगा ये मेरा है। अब कैसे साबित करेंगे कौन किसका है? लेकिन हम कर्तव्य की बात करें तो अधिकार की भावना खत्म हो जाती है। मैं कहूँ मेरा कर्तव्य है, मैंने कर दिया। आपने कहा आपका कर्तव्य है, आपने कर दिया। देखिए, आपका कर्तव्य है इंटरव्यू लेना, मेरा काम है कहते हैं साहित्य के बारे में बताना। दोनों अपना कर्तव्य क्या है, एक कार्यक्रम बन गया। अगर हम अधिकार की बात करें, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा अधिकार ये है, मैं अपनी बात बोलूंगा। आप कहेंगे मैं पत्रकार हूँ, मेरा अधिकार ये है, मैं अपनी बात बोलूंगी। तब क्या होगा? तो टकराव होगा। अधिकार का भाव हमेशा समाज में टकराव पैदा करता है। कर्तव्य बहुत समाज में सामंजस्य लाता है। हमें अधिकार सिर्फ कर्तव्य ज्ञान पुरुष और बोध महिला कराना दोनों को चाहिए। नहीं मिलना चाहिए? कर्तव्य, हम अधिकार बोध की बजाय कर्तव्य बोध की बात क्यों नहीं करते? पुरुष हो चाहे महिला हो। देखिए, पुरुष के कर्तव्य है कि महिला का सम्मान करना, और महिला कर्तव्य है पुरुष का सम्मान करना। अगर हम इस कर्तव्य पर चलने लग जाए कि मैं महिला का सम्मान करूँ और महिला पुरुष का सम्मान करे, तो बात खत्म हो हम्म। जाती है ना। जब सम्मान आ जाएगा तो दुरुपयोग नहीं आएगा। फिर आप दुरुपयोग कहाँ करेंगे आप?
सम्माना जाएगा तो। क्योंकि अगर मैं आपका सम्मान करता हूं तो आपके लिए मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं अधिकार बोध से आ जाऊंगा तो मैं अपना अधिकार पाने के लिए आपसे कुछ भी बोलूंगा मैं। तो कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर परिवार में लगा लीजिए, अगर हर कोई अधिकार लेने लगे कि मेरा ये अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, तो परिवार एक रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। परिवार एक रहता है कर्तव्य बोध से। मेरा ये कर्तव्य मैंने अपने लिए किया, मेरी पत्नी ने अपना कर्तव्य किया, मेरे बच्चे ने अपना कर्तव्य किया, तो परिवार एक रहता है। और तीनों अधिकार लेंगे तब टूट जाएगा। तो रिश्ते टूटते हैं, अधिकार बोध से रिश्ते टूटते हैं। कर्तव्य बोध रिश्तों को जोड़ता है। तो समाज का विकास कर्तव्य बोध से होना चाहिए, देश का विकास कर्तव्य बोध से होना चाहिए, ना कि अधिकार बोध से। अच्छा अजय जी, आने वाले समय में हम कौन कौन से टॉपिक पर आपकी चर्चाएं सुनेंगे, जिस पर आप अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक को आप आने वाले समय में उजागर करने वाले हैं? लिव इन रिलेशनशिप को मजाक करने वालों, लोग शादी को लेकर आजकल बहुत ही केयरलेस हो रहे हैं। लोग शादी की परंपरा को मतलब बोझ मानने लगे हैं उसको, और लिव इन रिलेशनशिप पे कहते हैं चलन मार्ग लोगों में हो गया है। तो लोग पता नहीं शादी बोझ कैसे बन गई, इस पर एक विमर्श करने की जरूरत है। जो शादी एक एक शादी क्या है? क्या आपके लिए सुरक्षा भाव है? एक स्त्री और पुरुष के दोनों की सुरक्षा है, दोनों को एक समझ सुरक्षा मिलती है, और दोनों एक दूसरे पर आश्रित होकर आगे चलते हैं। जो आवश्यकता स्त्री की है वो पूरी होती है, जो आवश्यकता पुरुष की है वो पूरी होती है, और दोनों मिलकर आगे चलते हैं। लेकिन जो आप पता नहीं वो बोझ कैसे बन गई है, उस बोझ से ग्रसित होकर लोग अब लिव इन में क्यों, मैं एग्जाम्पल देता आपको। मैं औरत में ही भाव आ गया है, आदमी औरत का शोषण करता है तो वो कमिटमेंट नहीं लेना चाहती। आदमी में क्या भाव आ गया, जैसे बताया भी मैंने, औरत को कानून अधिकार बहुत मिल गए हैं। तो क्या होता है जब डाइवोर्स केस जाता है कोर्ट में, तो एलिमनी का केस आता है, वो औरत इतनी एलिमनी मान लेती है, आदमी के बस का होता ही नहीं देना, जबकि उसको पता होता है इतना दे नहीं सकता। तो आदमी क्या सोचता है, यार मैं शादी करूंगा, बाद में कहीं कोर्ट में बात चलेगी, कहाँ लफड़े में पड़ूंगा मैं, छोड़ो लिव इन में ही रह लेते हैं ना। कोई मेरे को कल अगर अलग हुए तो अलग हो गए, मेरे बोझ नहीं है। शादी करेंगे तो एलिमनी का किस्सा आएगा, या कहते हैं सामाजिक प्रताड़ना किस्सा आएगा। तो ये जो जो अधिकार दिए गए उससे क्या हुआ? समाज में सुधार तो नहीं हुआ। एक कुरीति और निकल गई लिविंग रिलेशनशिप की, शादी की संस्था टूटने लगी। इसलिए मैंने बोला कर्तव्य बहुत सामाजिक चेतना किसी समस्या का हल होता है। कानून बना देना अधिकार, कानून समाज कानून से नहीं चलता है, समाज कर्तव्य बोध से चलता है। कहते लेकिन हम ये हैं देखें ना कि व्यवस्था शादी कानून। के बाद भी, अब क्योंकि घर वाले ज्यादातर शादी कराते हैं कि चलो भैया हमारी पसंद से शादी कर लो, बच्चे शादी कर लेते हैं, उसे निभा नहीं पाते, जिंदगी खराब होती है, तो वो भी तो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर मैं मुझे बताइए आप, जैसे अगर शादी होती है तो एक कर्तव्य बोध होता है, मेरा पत्नी के लिए ही कर्तव्य है। पत्नी का कर्तव्य होता है कि मेरे पति के लिए कर्तव्य है। कर्तव्य बोध से अपने परिवार चलाते हैं, और उस कर्तव्य बोध से बंधे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लिव इन में कर्तव्य बोध कहाँ आया? मेरी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, जहां मतभेद आया आप अलग हो गए। ठीक है, आप जीवन के कुछ समय तक तो आप एक दो तीन चार लिव इन में रह जाएंगे, लेकिन जब उम्र ढल जाएगी उसके बाद आपके साथ कौन बैठेगा? किससे आप अपनी मन की बात शेयर करेंगे? कौन आपको संभालेगा? आप किसको संभालेंगे? जो तो कर्तव्य बोध मजबूरी मानता है ना, जो मजबूरी कर्तव्य में बोध ही शादी मानता है ना। हुई है उसमें वो निभाएगा पूरा। नहीं, देखिए देखिए बता ना, अगर शादी में अधिकार, शादी में भी मैंने क्या देखा आजकल, शादी में परेशानी क्यों हो रही है, शादी टूट क्यों रही है? देखिए आप, आज लोगों का सही है कि मैं शादी करूं फिर शादी टूटे, इससे अच्छा तो लिव इन में रह लो। लोग ऐसे सोचते हैं ना। हम्म। मेरा मानना ये है कि शादी टूटती क्यों है? टूटती इसलिए कि अधिकार बोध आ जाता है। अधिकार बोध नहीं, कर्तव्य बोध आना चाहिए। कर्तव्य कभी, देखिए आप दो 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 ऐसे जैसे दो दोस्त हैं, दो दोस्त क्यों जुड़े? तो दोस्तों में तो कोई शादी नहीं होती है, दोस्तों में तो कोई रिश्ता नहीं होता है, ना तो भाई होते हैं, ना कोई बंधन होता है। दोस्तों में क्या बंधन होता है? ना तो एक माँ के जाए हुए हैं, पैदा किए हुए हैं, ना ही जुड़े हुए हैं, ना किसी रिश्तेदार से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों का बंधन कैसे चलता है? क्यों? दोस्तों में कर्तव्य बोध है, ये मेरा दोस्त है, मुझे इसकी मदद करनी है, ये मेरा दोस्त इसकी मदद करनी है। दोनों मदद करते हैं, सुनते हैं, और उनकी दोस्ती जिंदगी भर चलती है। तो दोस्ती का रिश्ता अगर कर्तव्य बोध पर जिंदगी भर चल सकता है, तो बाकी रिश्ते कर्तव्य बोध पर क्यों नहीं चल सकते? अधिकार बोध, दोस्ती में अधिकार बोध नहीं होता है, और वही रिश्तों में होना चाहिए। आपको लगता है कि दोस्ती लोग का रिश्ता इस अपने बात को साबित करता है। अधिकार 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 की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता, इसलिए कोई नहीं रिश्ता करते, नहीं टिक नहीं रहा। करते, कोई कोई नहीं करता। भी रिश्ता टिकाना है तो उसके लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अधिकार आपको खुद मिल जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आज समाज में एक छोटा सा लगा ली, नौकरी में आरक्षण का अधिकार। अब हर वर्ग एक आरक्षण का अधिकार मांग रहा है। किसी ने सोचा कि मेरा देश के लिए कर्तव्य क्या है? अब देश से मांगते तो हैं, मेरा कर्तव्य क्या है? देश में विघटन क्यों है? विचारों का मतभेद क्यों है?
इसीलिए कि हम कर्तव्य बोध नहीं, अधिकार बोध पे बात करते हैं। आप अगर किसी भी डिबेट को सुनेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इस समाज को ये नहीं दिया, इस वर्ग को ये नहीं दिया, इस वर्ग को वो नहीं दिया। तो हम्म, अधिकार ही मांगा ना, कर्तव्य तो नहीं मांगा किसी ने देश के लिए। हम्म। ये मिसिंग चीज है हमारे समाज में, और समाज में है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी समाज में तो है। हमारे हिंदुस्तान में ये ज्यादा है जी जी। कि हम अधिकारों की बात हमेशा करते रहते हैं, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते। हाँ वो हम जैसे अगर धार्मिक सामंजस्य की बात करेंगे, ये मेरा अधिकार है पूजा का, ये और ये मेरा अधिकार है, लेकिन ये नहीं बोलता ना मेरे धर्म ने मेरे कर्तव्य क्या दिया। अजय जी, मेरे धर्म में अधिकार दिया, धर्म में कर्तव्य क्या दिया। जी बिल्कुल। अजय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में हम आपकी कौन कौन सी रचनाएं देखने वाले हैं, और कौन सी, क्योंकि आप प्रकाशित नहीं करते, आप बुक्स नहीं निकालते, आपको लगता है सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो। सही है कि समय के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट, लेकिन फिर भी आने वाले समय में हम कौन कौन सी कविताएं या गजल सुनेंगे? कुछ एक दो सुना दीजिए आप। मैं आपको आने वाले समय का तो आगे आगे की बनेगी, मैं कविता सुनाना चाहूंगा। आज के जब बात समाज की चलिए, समाज के हिसाब से ही मैं कविता सुनाना चाहूंगा। आपने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला सुनी होगी। जी बिल्कुल। तो उनके तो मैं चरणों की धूल के बराबर नहीं हूँ। हम्म, उन्होंने मधुशाला उस परिप्रेक्ष्य में लिखी थी जब हम आजाद हुए थे। और आज के अगर उस मधुशाला को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए हम्म, तो क्या होगा? हम्म, अगर हम उस मधुशाला जब लिखी थी कि भाई हिंदू मुसलमान की एकता का आधार है मधुशाला, हम्म। लेकिन उस मधुशाला आज की परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखने की कोशिश की है। और मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि मुझे तुलना ना करें, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन अतुल्य है, उनकी तुलना नहीं हो सकती। मैंने उस मधुशाला के शब्दों को आज के परिप्रेक्ष्य में लिखने की कोशिश की है। जी। मुझे नहीं पता कितना सार्थक हुआ हूं मैं, कितना नहीं। आप सिर्फ भाव तक जाइएगा कि मंदिर मस्जिद का मेल करवाती, मंदिर मस्जिद का मेल करवाती, कहाँ गई अब वो मधुशाला। मंदिर मस्जिद का मेल करवाती, कहाँ गई अब वो मधुशाला। हिंदू मुसलमान पीते थे संग जो, हिंदू मुसलमान पीते थे संग जो, ढूंढ रहा हूं मैं वो हाला। हिंदू मुसलमान पीते थे संग जो, ढूंढ रहा हूं मैं वो हाला। बट गए हैं अब इंसानों के प्याले, हम्म, बट गए हैं अब इंसानों के प्याले, कहाँ गई वो प्रीत की हाला। बट गए हैं इंसानों के प्याले, कहाँ गई वो प्रीत भरी हाला। मिल बैठ पी ले साथ जहां पर, मिल बैठ पी ले साथ जहां पर, बनवा दो फिर वो मधुशाला। मिल बैठ पी ले जहां पर, बनवा दो फिर वो मधुशाला। ना रही अब वो प्रीत दिलों की, ना रही अब वो प्रीत दिलों की, ना रही आंखों में अब वो हाला। डगमग डगमग होते अहम में, डगमग डगमग होते अहम में, बिन पिए ही अब तो हाला। डगमग डगमग होते अहम में, बिन पिए ही अब तो हाला। हम्म, तू बता दे कहाँ गए वो साकी, तू बता दे कहाँ गए वो साकी। प्रेम करवाती थी जब मधुशाला, प्रेम करवाती थी जब मधुशाला। टूट गए अब वो पैमाने सारे, टूट गए अब वो पैमाने सारे, बिखर गई अब वो हाला। जहां बैठे हम तुम संग मिलकर, जहां बैठे हम तुम संग मिलकर, चलो चले आज फिर मधुशाला, चलो चले फिर उसी मधुशाला। पथिक टूट गया अब तो थककर, हम्म। पथिक टूट गया अब तो थककर, नहीं मिलती उसे वो मधुशाला। पथिक टूट गया अब तो थककर, नहीं मिलती उसे वो मधुशाला। सूनी होली काली दिवाली, सूनी होली काली दिवाली, क्या हम्म। भूल गए अब तुम वो हाला। फिर किसी दिन मदिरालय में बैठे, फिर किसी दिन मुद्रालय में बैठे, साथ चला चल अब तू मधुशाला, साथ चला चल अब तू मधुशाला। बहुत ये खूब। मैंने अपने नजरिए से लिखी है। बहुत अच्छी कविता है आपकी ये, और इंस्पिरेशन दे रही है लोगों को, बहुत कुछ सिखा रही है। शब्दों को अगर जी। सही से समझें, सही से जानें, तो बहुत कुछ है शब्द में जो व्यक्ति को सीखने को मिलता है। और साहित्य मूलतः शब्दों शब्दों की व्याख्या ही है साहित्य। अगर आप शब्दों का सही इस्तेमाल कर सकते हो तो साहित्य अच्छा है, शब्दों को शायद व्याख्या नहीं कर सकते तो साहित्य अच्छा नहीं है। आपने इसे बहुत ही अच्छी कविता में, शब्दों में पिरोया है कविता, और इतनी अच्छी कविता बनाई है कि
मतलब व्यक्ति के अंदर तक जा करके उसे झकझोर दे, उसे एहसास कराए कि ये किस मधुशाला की बात कर रहे हैं, समझने के ऊपर है। सो अजय जी, आपने बहुत सी कविताएं हमें सुनाई, बहुत से गज़ल सुनाए, अपने जीवन के बारे में बताया। जीवन के बारे में बता करके कहते हैं ना कि हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके जीवन ने हमें ये बताया कि जरूरी नहीं कि आर्मी बैकग्राउंड से जन्मा बच्चा वो आर्मी में ही जाएगा, वो दूसरी दिशा में भी जा सकता है, वो बिजनेस भी कर सकता है। आप आज के समय में एक सफल बिजनेसमैन ही हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं तोड़ी, अपनी छोड़ी, पिता ने आपको समझाया कि भाई तुम वो ना करो, बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने किया। सो अड़ने के रहे आप, और अब आप कविताएं लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, आप बहुत आगे तक जाएं। अजय जी, आपने अपना धन्यवाद। बहुत ही कीमती समय हमें दिया, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं बेंगलोर से जुड़ा हूँ, आपको बेंगलोर से जुड़ा अच्छा, हूँ, मैं अभी आप बेंगलोर में रहता बैंगलोर हूँ। से जुड़े हैं। आप जी जी, बेंगलोर में जी, रहता हूँ। अभी आप बैंगलोर में अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी, हाँ, तो मेरा परिवार बेंगलोर में रहता है अभी। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान करके, आपके जीवन के बारे में जान करके। और आपका हमारी और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े। तो थैंक यू सो मच। जी, एयर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर डिस्कस करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।